मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। हम आज अध्ययन करेंगे महाराणा संग्राम सिंह, जो कि मेवाड़ इतिहास में राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुए और मेवाड़ के महाराणाओं में सबसे प्रसिद्ध शक्तिशाली प्रतापी शासक महाराणा सांगा। और इनका हम प्रारंभिक संघर्ष और गुजरात मेवाड़ संघर्ष का इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। ये भाग 1 है और महाराणा सांगा के 4-5 वीडियो आएंगे, लेकिन मुझे आपको ये विश्वास दिलाना में कोई दिक्कत नहीं है कि मैं आपको महाराणा सांगा का ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से मुख ज़बानी याद करा दूंगा। ये मैं आपको विश्वास देता हूँ, गारंटी देता हूँ। चलिए आरंभ करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक महाराणा सांगा, जो महाराणा संग्राम सिंह इतिहास में महाराणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुए, ये ध्यान रखना है। ये महाराणा कुंभा के पौत्र थे और महाराणा रायमल के ये पुत्र थे। ठीक, चलिए आगे। इनका जन्म 1482 ईस्वी में और इनका राज्य अभिषेक रायमल की मृत्यु के पश्चात 1509 ईस्वी में हुआ। 27 वर्ष की आयु में राणा सांगा मेवाड़ के शासक बने और मेवाड़ के महाराणाओं में सबसे अधिक प्रतापी शासक महाराणा सांगा माने जाते हैं। ठीक, अब देखिए, याद ध्यान रखना ये है उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। ये रायमल के जीवन काल में रायमल के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष चलता है, तो इसकी कहानी हम समझेंगे। पहले रायमल के पुत्र, रायमल के 3 पुत्रों में हम देखते हैं, पहले हैं पृथ्वीराज या पृथ्वी सिंह, ठीक है। फिर दूसरे हैं जयमल और तीसरे हैं सांगा यानी संग्राम सिंह, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो पहले है पृथ्वीराज या पृथ्वी सिंह, दूसरे जयमल और तीसरे संग्राम सिंह। एक बार क्या हुआ, तीनों कुंवरों की जन्मपत्री एक ज्योतिष को बताई गई और तीनों कुंवर वहाँ मौजूद थे। ज्योतिष ने कहा कि भाई राजयोग संग्राम सिंह के पक्ष में है और आपके ग्रह पृथ्वीराज और जयमल के ग्रह भी मजबूत है, लेकिन राजयोग संग्राम सिंह के पक्ष में है और जिससे मेवाड़ के स्वामी संग्राम सिंह ही बनेंगे। ऐसा सुनते ही दोनों कुंवर, दोनों बड़े भाई पृथ्वीराज और जयमल संग्राम सिंह पर टूट पड़े। ये छोटा भाई था। पृथ्वीराज या पृथ्वी सिंह ने हुल मारी, जिससे सांगा की उस लड़ाई में एक आंख फूट गई। ठीक है, ये याद रखना। और कहा जाता है कि एक देवलचारणी और ज्योतिष का बड़ी जानकार थी, उसे भी ये जन्मपत्री बताई गई। उसमें भी वही बात कही गई कि मेवाड़ का स्वामी कौन बनेगा, सांगा ही बनेगा। सारंग देव, जो कि रायमल के चाचा है, उसने बीच बचाव करके किसी तरह इस मामले को एक बार तो शांत करवा दिया। सांगा अपने भाइयों के डर से श्रीनगर अजमेर में करमचंद पंवार के पास अज्ञातवास बिता रहे थे, यानी वहाँ चले गए। यहाँ भी सवाल बनता है कि सांगा अपने भाइयों के डर से कहाँ गए? श्रीनगर अजमेर, ये मोस्ट है। फिर रायमल ने सांगा को बुलाकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। महाराणा संग्राम सिंह या सांगा के समय, अब ये चैप्टर दूसरा शुरू हो गया। महाराणा सांगा या संग्राम सिंह के समय दिल्ली, मालवा व गुजरात की स्थिति क्या थी, यहाँ की, वहाँ शासक कौन कौन थे। और देखा जाए तो राज्याभिषेक के समय मेवाड़ के इन पड़ोसी शासक कौन कौन थे, पहला अध्ययन करते हैं कि उस समय दिल्ली पर दिल्ली सल्तनत का राज था और लोधी वंश था, और लोधी वंश में सिकंदर लोधी थे शासक। दूसरा,
मालवा का शासक था नासिर शाह खिलजी या नासिरुद्दीन खिलजी। और तीसरा शासक था गुजरात का महमूद शाह बेगड़ा। ठीक है, ये राज्याभिषेक के समय की स्थिति है। जब सांगा का राज्याभिषेक हुआ उस समय दिल्ली, मालवा और गुजरात में ये 3 शासक थे। और कुछ समय बाद स्थितियां बदल जाती है। तो राज्याभिषेक के बाद में क्या होता है, दिल्ली का शासक कौन बनता है, सिकंदर लोदी का पुत्र इब्राहिम लोदी 1517 में। ठीक है ना। और उसके बाद में अपन आगे पढ़ेंगे, लोधी वंश समाप्त होने के बाद में मुगल वंश आ जाता है और मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी, ये भी अपन पढ़ेंगे। और मालवा शासक महमूद खिलजी द्वितीय बन जाता है शासक। और गुजरात शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय शासक बन जाता है। यानी स्थितियाँ बदल गई। राज्याभिषेक के समय 3 शासक अलग थे और राज्याभिषेक के कुछ समय के बाद में तीनों जगह 3 शासक वापस अलग बन जाते हैं। चलिए आगे, गुजरात के साथ संघर्ष। ये जो गुजरात के साथ संघर्ष की कहानी है, यानी मेवाड़ गुजरात संघर्ष की कहानी है, बड़ी रोचक कहानी है। और यहाँ पर जो ईडर का जो संघर्ष है, ईडर पर उत्तराधिकार का संघर्ष है, ये जो कभी ये शासक बनता है कभी वो शासक बनता है, इस प्रकार से ये शासकों की कहानी चलती रहती है। और एक तरह से ईडर के जो शासक है वो कठपुतलियों के तरह ही व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनके पास स्वयं की शक्ति तो होती नहीं है। कभी गुजरात वाले उसको सहायता देते हैं तो कभी शांगा उसको सहायता देते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को ध्यान से सुनना समझना बहुत ही क्लिष्ट है, लेकिन मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। तो पहला है गुजरात मेवाड़ संघर्ष का तात्कालिक कारण क्या था, ईडर का प्रश्न या ईडर राज्य में इन दोनों राज्यों का हस्तक्षेप होना। ठीक, अब शुरू होता है ईडर की कहानी, ध्यान रखना। तो ईडर राव भाण, ईडर के आरंभिक राजा कौन थे, राव भाण। ठीक है, और राव भाण के 2 पुत्र थे, एक था सूर्यमल और दूसरे थे भीम। और सूर्यमल के पुत्र थे रायमल और भीम के पुत्र थे पारमल। ठीक है, ये 2 वंशों की बात है, शासकों के और उसके पुत्रों की। अब चलिए मेवाड़ गुजरात संघर्ष को समझते हैं अपन एक चैप्टर के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से। तो मेवाड़ गुजरात संघर्ष कारण क्या है आपको पहले ही पता है, ईडर राज्य में दोनों शासकों का हस्तक्षेप। अब वहाँ ईडर शासक कौन था, राव भाण। राव भाण की मृत्यु होने के बाद में आपको पता ही वहाँ शासक कौन बनेगा, उसका पुत्र बनेगा, है ना। तो राव भाण के 2 पुत्र, एक सूर्यमल और दूसरा भीम। तो ईडर का पहला शासक बन गया राव भाण। राव भाण की मृत्यु होने के बाद में दूसरा शासक बनता है उसका पुत्र सूर्यमल। और सूर्यमल जब शासक बनता है उसके 18 माह बाद में सूर्यमल की मृत्यु हो जाती है और ईडर का राज्य मिलता है रायमल को, यानी सूर्यमल के पुत्र को, जबकि वो अल्पायु होते हैं। ठीक है, यानी पहले शासक कौन है, राव भाण, दूसरे सूर्यमल और तीसरे रायमल। अब इधर गुजरात का जो सुल्तान है मुजफ्फर शाह द्वितीय और भीम, ये आपस में सलाह मशवरा करते हैं। गुजरात के सुल्तान ने भीम को आदेश दिया, सहायता दी, सैनिक सहायता, और भीम ने अपने भतीजे रायमल पर हमला कर दिया। ठीक, और उसको ईडर से भगा दिया और ईडर पर राज हो गया अब भाई भीम का, यानी ये चौथा शासक बन गया भीम। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर वापस सुन लीजिए कि ईडर का राज था राव भाण के पास। राव भाण के 2 पुत्र सूर्यमल और भीम। ठीक है, राव भाण की मृत्यु हुई, उसका पुत्र सूर्यमल शासक बना। 18 माह बाद सूर्यमल की मृत्यु हो गई। फिर सूर्यमल का पुत्र रायमल शासक बना, जो कि अल्पायु था, कम आयु का था। और भीम को गुजरात सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय ने आदेश दिया कि तू रायमल को हटा दे और ईडर पर अधिकार कर ले और मेरा सेना तेरे साथ है। तो भीम ने अपने भतीजे को हटा दिया और ईडर पर अपना राज कर लिया। ठीक है, चलिए आगे। अब ये जो रायमल है वो सीधा जाता है सांगा के पास, सांगा की शरण में चला गया। सांगा ने अपनी पुत्री की सगाई रायमल से कर दी। ठीक, और रायमल ने सांगा की सहायता से ईडर पर अधिकार कर लिया, बारमल को वहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब वापस शासक कौन बन गया है, बारमल बन गया। ठीक है, क्योंकि भीम ने जब आक्रमण किया रायमल पर
तब तो भीम शासक था, लेकिन भीम की मृत्यु के बाद में वहाँ शासक कौन बन जाता है? भारमल बन जाता है, भीम का पुत्र। ठीक, तो सांगा की सैनिक सहायता से रायमल ने अब भारमल पर आक्रमण किया है, क्योंकि ईडर पर भारमल का अधिकार है, और भारमल को हरा दिया और रायमल ने वापस ईडर पर अधिकार कर लिया, यानी छठा शासक, यानी 6 नंबर अब वापस हो गया, रायमल शासक बन गया। तो इस घटना से गुजरात सुल्तान फिर नाराज हुआ और उसने क्या किया, ईडर पर रायमल का अधिकार है और रायमल को ईडर से हटाने के लिए एक अहमदनगर का जागीरदार है निजामुल मुल्क, उसको ईडर पर हमला करके वापस भारमल को ईडर पर बैठाने का आदेश दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पर अहमदनगर जागीरदार निजामुल मुल्क हमला करता है ईडर पर, रायमल ईडर से चला जाता है और पहाड़ों में चला जाता है, यानी यहाँ पर ईडर पर निजामुल मुल्क का अधिकार हो जाता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से गुजरात सुल्तान का अधिकार हो जाता है, वहाँ पर भारमल को शासक बना दिया जाता है। लेकिन निजामुल मुल्क को क्या सूझा, उसने क्या किया, रायमल का पीछा किया, पहाड़ों में गए, और पहाड़ों में गया तो हुआ क्या, निजामुल मुल्क ने क्या किया, रायमल का पहाड़ों में पीछा किया, रायमल ने क्या किया, वहाँ निजामुल मुल्क को हरा दिया। इस जो घटना है उससे भाई गुजरात सुल्तान नाराज हो गया, उसने कहा अरे तू ईडर पर अधिकार हो गया तो तू उस रायमल के पीछे गया ही क्यों। इस प्रकार से वो नाराज हो गया और निजामुल मुल्क को हाकिम पद से हटा दिया और उसकी जगह यानी निजामुल मुल्क को वहाँ से ईडर से वापस बुला लिया, है ना। बेवजह रायमल का पीछा करने पर निजामुल मुल्क से गुजरात सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय नाराज होकर उसे वापस बुला लिया। ठीक है, अब ईडर पर अधिकार तो भारमल का है, ध्यान रखना। और इस दौरान नाराजगी के कारण ईडर का हाकिम बना दिया गुजरात सुल्तान ने मुआरिजुल मुल्क को। ठीक है, और मुआरिजुल मुल्क ने थोड़ा तान में आकर के एक भाट के सामने सांगा की तुलना एक कुत्ते से कर दी, सांगा की तुलना कुत्ते से कर दी। तो ये जो भाट है भाई उसने सीधी बिना पचाए ये सारी बात सांगा को बता दी, और सांगा और वागड़ शासक उदय सिंह ईडर पहुंच गए और हमला कर दिया मुआरिजुल मुल्क पर। तो मुआरिजुल मुल्क ईडर से भाग गया और अहमदनगर चला गया। इधर ईडर पर वापस रायमल को बैठा दिया जाता, यानी ये 8वां शासक वापस वही। और सांगा जाते जाते अहमदनगर, बड़नगर, विसलनगर इनको लूटते हुए चित्तौड़ पहुंच गया। ठीक, ये पहला चैप्टर है यहाँ तक का। ठीक है, जो निजामुल मुल्क ने आक्रमण किया था ना वो 1515 में आक्रमण किया था। ठीक है, अब गुजरात सुल्तान को लगा कि इस प्रकार से तो सांगा को हराया नहीं जा सकता या ईडर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो गुजरात सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय ने मेवाड़ पर आक्रमण की योजना बनाई और मेवाड़ पर दोनों तरफ से हमले की योजना बनाई। और एक सेना के एक पक्ष में मलिक अयाज को सेना का अध्यक्ष बनाया, दूसरे सेना की टुकड़ी का कीवा मुल मुल्क को अध्यक्ष बनाया और उसके मेवाड़ पर आक्रमण के आदेश दे दिए। मलिक अयाज जब मेवाड़ की तरफ पहुंचा, वहां पर राणा सांगा की विशाल सेना देख करके वो भयभीत हो गया और सांगा से उसने गुप्त रूप से संधि कर ली और वापस आ गया, जिससे गुजरात सुल्तान को भी खाली हाथ लौटना पड़ा। और ईडर का जो प्रश्न था वो यूं का यूं बना रहा, यानी ईडर पर वापस वहाँ पर रायमल का ही अधिकार रहा। और ये सारी घटनाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है, बाबर, मुगल शासक बाबर की आत्मकथा है तुजुके बाबरी या बाबरनामा, उसमें मिलता है। तो ये एक तीसरे शासक ने इसका उल्लेख किया, तो ये सारी जो घटना है वो एकदम सत्य है। ठीक है, चलिए आगे, अब इसको हम समझते हैं वापस। तो राव भाण की मृत्यु के बाद सूर्यमल ईडर की गद्दी पर बैठा। 18 माह बाद सूर्यमल की मृत्यु हो गई और सूर्यमल का अल्पायु पुत्र रायमल ईडर की गद्दी पर बैठा। फिर क्या हुआ, गुजरात सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय के कहने पर चाचा भीम ने रायमल को हटा करके ईडर पर अधिकार कर लिया। भीम का पुत्र अब
भारमल शासन करने लगा क्योंकि भीम की मृत्यु हो गई। रायमल सांगा के पास सहायता के लिए गया। सांगा ने अपनी पुत्री की सगाई रायमल से कर दी और 1515 ईस्वी में रायमल ने मेवाड़ महाराणा सांगा की सहायता से भीम के पुत्र भारमल को हटाकर ईडर पर वापस अपना अधिकार कर लिया। ये भी अपने चचेरे भाई थे उसके, इसके रायमल के। इससे गुजरात सुल्तान मुजफ्फर शाह नाराज हो गया और मुजफ्फर शाह ने अहमदनगर के जागीरदार निजामुल मुल्क को आदेश दिया कि ईडर की गद्दी से रायमल को हटाकर वापस भारमल को गद्दी पर बैठा दिया जाए। निजामुल मुल्क ने ईडर पर घेरा डाला। रायमल पहाड़ों में चले गए और ईडर पर निजामुल मुल्क का अधिकार हो गया। लेकिन जब निजामुल मुल्क ने रायमल का पीछा किया पहाड़ों में जाकर के, तो वहाँ रायमल ने उसे बुरी तरह परास्त कर दिया। और इस घटना से नाराज मुजफ्फर शाह ने निजामुल मुल्क को वापस बुला लिया और मुआरी जुल मुल्क को ईडर का नया हाकिम नियुक्त किया और ईडर की गद्दी पर भारमल को बैठा दिया। ठीक, अब मुआरी जुल मुल्क ने एक भाट के सामने सांगा की तुलना खोते से कर दी और ये जानकारी जैसे ही सांगा को मिली तो सांगा वागड़ के राजा उदय सिंह के साथ सेना लेकर के ईडर आ जमगा। मुआरी जुल मुल्क ईडर छोड़ करके अहमदनगर भाग गया। ठीक, और सांगा ने ईडर पर अधिकार करके वापस रायमल को ईडर की गद्दी पर बैठा दिया, यानी ये वापस अधिकार हो गया इसका। सांगा अहमदनगर, वडनगर, विशलनगर को लूटता हुआ चित्तौड़ लौट आया और गुजरात सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय ने इस बर्बादी का बदला लेने के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई और 1520 ईस्वी में मलिक अयाज और कीवा मुल मुल्क की अध्यक्षता में दो अलग अलग सेनाएं मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजी। और इतिहास में मिलता है कि मालवा सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय भी इसमें शामिल था। सांगा की विशाल सेना देख करके मलिक अयाज ने सांगा से संधि करके ये वापस लौट आया, जिससे ये पहला पक्ष निष्क्रिय होने के कारण गुजरात सुल्तान भी कमज़ोर हो गया, तो गुजरात सुल्तान को भी खाली हाथ वापस गुजरात लौटना पड़ा। इस प्रकार से ये ईडर का जो प्रश्न था ये यहाँ पर समाप्त होता है। तो वापस कुछ सवाल लिखना चाहते हैं, सवाल लिखिए। सवाल नंबर 1, राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? सवाल नंबर 1, राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? सवाल नंबर 2, महाराणा संग्राम सिंह इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुए? सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 लिखिए। सांगा अपने भाइयों के डर से अपना अज्ञातवास कहाँ और किन के पास बिताया? नेक्स्ट, महाराणा संग्राम सिंह के राज्याभिषेक के समय, महाराणा संग्राम सिंह के राज्याभिषेक के समय दिल्ली, मालवा और गुजरात के शासक कौन थे? नेक्स्ट, महाराणा संग्राम सिंह के राज्याभिषेक के कुछ समय बाद दिल्ली, मालवा व गुजरात के शासक कौन थे? लिखिए मेवाड़ गुजरात, महाराणा संग्राम सिंह के समय मेवाड़ गुजरात संघर्ष का तात्कालिक कारण क्या था? नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए। महाराणा संग्राम के समय मेवाड़ गुजरात संघर्ष पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इस वीडियो को बार बार देखिए, इसमें जो डायग्राम जो रेखा चित्र से मैंने समझाया है उसको एक बार दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।